ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता राजीव जी आज ज्ञान मानसरोवर चैनल पर पधारे हैं। भ्राता राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत से बाबा के बच्चों को बाबा ने अपनी अपनी विशेषताएं दी हैं, लेकिन इतनी खुशी होती है इनकी। आप में से कोई कोई ने यूट्यूब पे क्लासेज या कहीं ना कहीं सुना होगा, तो बहुत ही वंडरफुल सोल कि मेरी फ़ोन पर बात हुई, लेकिन अभी माउंट आबू आपस में मिले तो बड़ी खुशी हुई। मतलब ऐसी आत्मा जो भले मम्मा बाबा के टाइम में नहीं भी थी, लेकिन एक एक चीज यज्ञ की रिसर्च कर लेना, कहाँ गली थी, कौन सा मकान था, किधर था, वो नक्शे भी नेट से पेट से सब निकाल के किस सिचुएशन में थे और अब किस सिचुएशन में है, कौन क्या था, टोटल हिस्ट्री। कमाल है इस प्यारे बाबा के बच्चे की। एक एक दादियों से भी इंटरव्यू लेके जो मिले हुए हैं, साकार बाबा के डॉक्यूमेंट से, तो सचमुच इनके लिए दुआएं निकलती हैं। हमारे सारे यज्ञ के बारे में इतना कुछ इन्होंने रिसर्च किया और सारा वो सबके सामने रखा। तो आज कुछ एक सारी चीजें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ एक चीजें आपके सामने, ऐसी रोचक बातें जो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हमने तो बस इतना ही सुना था, लेकिन वास्तविकता क्या है वो सब आपके सामने रखेंगे। तो राजीव भाई वैसे गीता के भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रिसर्च वर्क उस पर बहुत किया आपने, और बड़े रेफरेंस के साथ, एविडेंस के साथ उसको भी कई चीज़ें आपके पास। वो गीता वाला एपिसोड तो फिर कभी हम करेंगे, लेकिन साथ साथ आप 26 वर्षों से ज्ञान में हैं और लौकिक रूप से आप जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहो, डेवलपर कहो, तो वो आपका विशेष कारोबार साथ साथ है। तो शुरू करते हैं आज भ्राता राजीव जी से यज्ञ के बारे में। तो राजीव भाई, मेरा पहला प्रश्न ये है कि रियली कमाल है, आप छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ, कैसे शौक पैदा हुआ जो आपने इतना रिसर्च किया, सब कुछ किया, ये कैसे शौक पैदा हो गया आपको? मैं तो थैंक यू बाबा को ही कहूँगा। और शुरू के दिनों में जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारे समक्ष जगदीश भाई हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। काफ़ी जो है ज्ञान का स्पष्टीकरण जो है उनके लिटरेचर के थ्रू भी जो है हमें हुआ, तो हमारे मन में प्रेरणा जागी कि हाँ, क्यों ना कुछ और हिस्ट्री के संबंधित बातों का जो है शोध किया जाए, ताकि वास्तविकता क्या है उस समझा जा सके। भले मेरा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल ना होकर मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, बट एक कहते हैं कि थोड़ा एक रिसर्च ओरिएंटेड व्यू से जो है ये अप्रोच अपनाई जाए। तो एक रुचि कहें, इंटरेस्ट कहें, और मैं कहूँगा बाबा का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता था जो जो कुछ चीज़ें चाहिए वो अपने आप चलकर सामने आ जाती हैं, तो ये बड़ा विचित्र ही लगता है। तो मुझे तो ऐसे फील होता है जैसे कि इसमें कोई मेरी विशेषता नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुझसे करवा रहा है। ओके, तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आज तक मैं भी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतने पुराने टाइम से, 47 ईयर से, आप तो 26 से चल रहे हैं, 40 हमें हो गए 46 ईयर वास्तव में। 77 में चले थे तो आज, तो हम भी जैसा सुना वही सुनते आ रहे हैं। हाँ भाई, यज्ञ हमारा 1937 से शुरू हुआ। तो ये यज्ञ की रियल हिस्ट्री क्या है? 37, कोई कोई 36 भी बोल देता है जी, लेकिन मैंने आपकी कोई वीडियो में इससे कुछ और डिफर नई बात सुनी थी, तो वो मैं जानना चाहूँगा, व्हाट इज द रियलिटी और क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ है आपके पास? ग्रेट। ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं जब संस्था के शुरुआत की बात कही जाती है। ऑफिशियली हम कहते हैं कि 1937 में संस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि कमिटी जो है बाबा ने जो बनाई थी 1937 अक्टूबर के महीने में, दिवाली के समय बनाई थी। और इसके रेफरेंसेस स्वयं दादी प्रकाश मणि जी थी, उनकी क्लासेस के थ्रू भी हमें मिल सकता है। पर उस समय जो
बहुत सारे न्यूज़ पब्लिश्ड हुए थे, उसमें भी उसके भी रेफरेंसेस के थ्रू हम जान सकते हैं कि संस्था की शुरुआत कब से हुई। तो अगर ऑफिशियली तो 1937 से, बट वास्तविकता में ओम मंडली की शुरुआत 1935 से ही हो गई थी, 1935। और क्योंकि 1938 के न्यूज़पेपर की कटिंग्स में भी दिखता है कि जो है ना, ये संस्था 3 साल पहले शुरू हुई है, तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि शुरुआत कब से हुई थी। और दादियों के जितने भी जो इंटरव्यूज़ हैं उसको भी अगर इकट्ठा किए जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है कि बाबा ने छोटे स्केल पर 1935 में ही शुरुआत कर दी थी। और 37 अक्टूबर के महीने में ये इसे जो है एक कमेटी बनाई जाती है ऑफिशियली। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1937, अक्टूबर का महीना दिवाली का समय था। और इसके 4 महीने के बाद, 4 महीना मतलब पकड़ लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो 17 फरवरी बाबा ने सारी अपनी चल और अचल संपत्ति को जो है विल किया था। 17 फरवरी 1938। 38। हाँ, 37 में शुरुआत हो रही है ऑफिशियली, और 38 में बाबा जो है विल करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक 17 फरवरी 1938 में बाबा विल करते हैं, और एक महीने के बाद 17 मार्च को न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है ओम मंडली के बारे में। मतलब जैसे बाबा का समर्पण करना, तो यहाँ विरोध और सारी बातों का जो है शुरुआत भी। एक और प्रश्न ये है, अक्सर हमें कभी कभी दादियां कहती थी कि शुरू में हमें शिव बाबा का नहीं पता था जी, हमें तो बस आत्मा, बस हर वक्त हम एक दूसरे को मैं आत्मा देख रही हूँ, ये आत्मा है, आत्मक दृष्टि देते रहते थे। तो हमें शिव बाबा का तो बाद में पता लगा। सही बात। और बाबा भी अक्सर मुरलियों में बताते हैं, बच्चे सारा थोड़ी एकदम बताऊंगा, धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट किया। पहले शुरू में अंगूठे में छल कहते थे, तो ये ज्ञान की स्पष्टता, कौन सी चीजें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्कुल स्पष्ट थी और कौन सी धीरे धीरे हुई, ये सब। उस समय के जो हम लिटरेचर्स जो छपे हैं कराची के समय के, और उस समय की जो कुछ चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, क्योंकि कुछ बकायदे कुछ तो लोग। आपने लिटरेचर कहाँ से, कराची वाले? इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ लोग डबल फॉरेनर भी जो है इस एक प्रोजेक्ट से जुड़े थे, और बाकायदे कुछ लोगों ने लगभग 8 महीने 9 महीने पाकिस्तान में भी स्पेंड किए। अच्छा, वाह वाह। पाकिस्तान में भी स्पेंड किए गए, और सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। कोर्ट के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से निकलवा के लाए? वाह वाह। पाकिस्तान के कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। और उस समय की जो न्यूज़ कटिंग्स थी, वो अभी भी न्यूज़ कटिंग्स जो है हमारे पास उपलब्ध है। न्यूज़ कटिंग कैसे इतना सेव रखी हुई है आज तक उन्होंने? उस समय ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया पहले से पॉपुलर था, वो उनके थ्रू, और पाकिस्तान की जो आर्काइव है वहाँ पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध अभी भी हैं। अच्छा, वाह। तो ये सारी चीज़ें एकत्रित की गई। तो मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ, कुछ डबल फॉरेनर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ थे, उन्होंने भी काफ़ी लेवल तक जो है ये डेटा कलेक्शन का जो है काम जो है किया। तो बात चल रही थी डॉक्यूमेंट्स की जो आप बता रहे थे, तो ये डे 1 से ही 1935 से ही क्लियर था कि चक्र जो है 5000 वर्ष का है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और ये भी स्पष्ट था कि 4 वर्ण होते हैं। ये भी स्पष्ट था सबको कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, कलयुग महाविनाश को प्राप्त होगा, और ये जो दादा हैं ये कृष्ण का स्वस्वरूप है, अवतार हैं। इस प्रकार की बातें जो है शुरू के दिनों में थी। हाँ, ये जो आप बात बता रहे हैं साधना की, तो साधना में ये था। आत्मा और परमात्मा कब स्पष्ट हुए? तो अगर आत्मा और आत्मा भी क्या पहले अंगुष्ठ समझते थे या बिंदु ही समझते थे? शुरू के दिनों में बिंदु नहीं समझते थे। अच्छा। शुरू के दिनों में ये समझते थे कि मैं आत्मा एक ज्योति की तरह है, ब्रह्म की तरह है। अच्छा। तो मैं एक आत्मा जैसे ब्रह्म हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। और वो इतना नशा छा जाता था कि जब बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ओम निवास में आते थे, तो माताओं और बहनों की अवस्था देखकर उनको आश्चर्य लगता था कि जो बड़े बड़े महात्माओं की अवस्था नहीं है, भोली भाली माताएं एकदम उस उन्माद में, बताते हैं कि एकदम आत्मिक अवस्था की उस पराकाष्ठा में, उनके नशे को देखकर ना बहुत बड़ा एक अजूबा होता था। अच्छा। और दादी चंद्रमणि भी बताती हैं कि शुरू के दिनों में इतना नशा हो गया था, मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। और यहाँ पे बड़े बड़े ब्रह्म सन्यासी जो महात्माएं हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ये भोली भाली माताएं उस अवस्था को प्राप्त कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अजूबा था। तो रियलिटी ये थी, जब शुरू में जब लोग आते थे तो इनके आचरण का इतना जबरदस्त प्रभाव होता था कि लोग अवाक रह जाते थे। तो आत्मा की जो आप बात बता रहे थे, मैं प्रश्न के उत्तर पे आता हूँ।
आत्मा की बात, तो ये तो फर्स्ट डे वन से क्लियर था कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा हम ज्योति रूप हैं, हम एक प्रकाश, एक पुंज है, ज्योति है, लेकिन बिंदु रूप नहीं है। बाद में बाबा ने धीरे धीरे स्पष्ट किया कि आत्मा अंगूठे में चले, और बाद में बाबा ने स्पष्ट किया कि राई है, ताकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे। हाँ। और अच्छा, और बाबा का परिचय शिव बाबा ही ये कार्य कर रहा है, भगवान ब्रह्मा से अलग, तो वो जो है वो कब से सारे यज्ञ को क्लियर हुआ कि ब्रह्मा की सोल अलग है, शिव बाबा अलग है, और ये सब शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है, तो वो देखिए इसके बारे में ऐसा है कि शुरू के दिनों में बाबा ने रहस्य ही रखा, शुरू के दिनों में, और ब्रह्मा बाबा के लिए भी बड़ा रहस्यमय था। ब्रह्मा बाबा को ये स्पष्ट होता था कि हाँ कोई लाइट है, कोई माइट है जो आ रहा, कुछ तो चल रहा है, बट बाबा को स्पष्टता नहीं थी। और ये जो ब्रिजेंद्रा दादी का जो अनुभव सुनाया जाता है, ये बहुत बाद का रिकलेक्शन है देखा जाए तो शुरू में सबको ये स्पष्ट था, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी। कौन सा वो जो निजानंद स्वरूपम शिवम, ये बहुत बाद का रिकलेक्शन है। अच्छा। कि बाद में दादी को स्पष्ट हुआ कि अच्छा अब मुझे मालूम पड़ा कि वो जो निजानंद स्वरूपम था वो क्या वास्तविकता थी। तो शुरू के दिनों में ऐसा हो गया कि जब ब्रह्मा बाबा को कब ज्यादा आश्चर्य लगा कि जब ब्रह्मा बाबा कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर जाने के बावजूद भी यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। कश्मीर में 39 में गए। हाँ, ये 39 के आसपास। असली में बाबा का कश्मीर बहुत बार आना जाना होता था। तो बाबा तो बताते हैं कि कश्मीर शुरू के दिनों में मतलब 36, 37 जब ओम निवास बन रहा था ना, तभी बाबा गए हुए थे, और कंस्ट्रक्शन का सारा काम मम्मा देख रही थी, ओम निवास के कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, तो ये जी, हाँ जी नहीं चलते। हाँ, तो जब कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर जाने के बाद बाबा का पत्राचार होता है, दादियों के साथ लेटर्स आते हैं सभी, उस समय बाबा को आश्चर्य लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ फिर भी वहां पे साक्षात्कार चालू है, तो जरूर कोई एक शक्ति है जो सारा कार्य करा रही है, बट वो शक्ति क्या है, कैसे है, उसकी स्पष्टता नहीं थी। और बाबा जबकि कश्मीर में है और यहाँ पे मम्मा संभाल रही हैं ओम निवास में, और यहाँ संख्या बढ़ बढ़ के यहाँ तक बताते हैं 500 से ऊपर संख्या हो गई। अच्छा, तब बाबा को हुआ कि ये कोई और शक्ति है, हाँ, कार्य करा रही है। तो शुरू के दिनों में बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को। शिव बाबा भाई कोई ऑलमाइटी है, कोई शक्ति है जो सारा कार्य करा रही है। बाद में 1940s में जब कराची में आना हुआ, हैदराबाद से जब कराची में जब शिफ्ट हुए, तो कराची में ये 41, 42 के पास जो है बहन आती थी, पुष्पमणि बहन आती थी जी। उनके तन के अंदर बाबा ने आके तब जाके धीरे धीरे सारी स्पष्टता की। अच्छा, तब मतलब स्पष्टता हुई। तब बाबा ने स्पष्ट किया कि भाई आप प्रजापिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का ये रोल है, आप मम्मा हैं, और बाबा ने तब आगे सारी रहस्य जो है खोले। पर ये कोई बहुत लोग मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई मिस्ट्री भी नहीं है। 40 के बाद ये ज्ञान क्लियर हुआ, 40 के बाद, और सारा ज्ञान जो आज है वो हमें 42 तक सब स्पष्ट हो चुका था। नहीं, जो आज है नहीं, बाबा ने बहुत सारी बातें, कौन सी बातें जो है वो बहुत लेट खुली, वो कौन कौन सी बातों में अगर देखा जाए तो ये बहुत आगे जाके स्पष्ट क्लियर हुआ इस बातों को लेकर कि परमात्मा सर्वव्यापी वाली जो बात आती है, सूक्ष्म लोक वाली बात आती है, क्योंकि बाद में गुलजार दादी के एक माध्यम बने जिनके थ्रू ये क्लियर हुआ कि जो है सूक्ष्म लोक भी एक लोक है, तो ये गुलजार दादी निमित्त बनी, और लगभग 42 के आसपास की घटना है सूक्ष्म लोक की। तो ये सब बातें धीरे धीरे आगे जाके स्पष्ट हुई। परमात्मा और आत्मा का जो ज्योति रूप का जो स्वरूप है, वो भी बिंदु रूप का स्वरूप है, वो भी आगे जाके स्पष्ट। कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा तो बेफिक्र रहा, कितना शुरू में विलायत में भी, अमेरिका तक भी बच्चे न्यूज छप गया कि एक ऐसा है जिसको 300 रानियां चाहिए, 16,000 रानियां चाहिए, 300 तो मिल गई हैं। तो वो न्यूज कटिंग भी हमारे पास है। अच्छा, तो वो इतना विरोध, और फिर मम्मा ने कैसे धड़ाके से जवाब दिए वो कोर्ट में, तो वो सारा एपिसोड विरोध का और किस तरह सामना करके विजय प्राप्त की, वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर यज्ञ की हम संघर्ष की बात करें तो 1938 और 39 ये 2 वर्ष बहुत ही हमारे लिए बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार के पेपर्स का रहा। 38 और 39, इनफैक्ट मम्मा की कोर्ट की घटना ये 1 फरवरी 1939 की है। हमारे पास लिखित डॉक्यूमेंटेड कंटेंट भी है इसको लेकर। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम जितने सहज समझते हैं सिचुएशन उतनी सहज नहीं थी, क्योंकि शुरू के दिनों में ऐसा था कि
हैदराबाद सिंध मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है, और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, सिंध एक प्रांत है, सिंध को आप एक स्टेट की जैसे समझ सकते हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट विरोध में खड़े हो गए थे। केवल मात्र एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के आसपास के थे, पहला। दूसरा जो था, जितनी भी जो धर्म सत्ताएं थी, जितने भी जो धार्मिक संस्थाएं एक तरफ, यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थाएं भी एक तरफ, तो धर्म सत्ता, राज सत्ता, सभी सारी की सारी सत्ताएं एक तरफ, और उसका सामना कर रही है केवल एक मात्र 21 वर्ष की कन्या और ब्रह्मा बाबा। तो ये किसी भी साधारण व्यक्ति के वश की बात थी नहीं, ये कोई आध्यात्मिक शक्ति ही करा सकती है, वरना पता लगा पंचायतें भी सारी मिल गई थी। ऑलमोस्ट 10-12 से ऊपर जितनी भी जो अलग अलग राज्य की उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में जो पंचायतें थी, ऑफिशियली जो पंचायतें थी, सारी की सारी पंचायतें एक वो भी विरोध में, सारी की सारी, मतलब राजनीतिक विरोध, संगठन धार्मिक भी विरोध में, और प्रशासनिक सामाजिक हर प्रकार का था। और एक डॉक्टर कोर्ट में मम्मा के सामने कहते बड़ी पब्लिक, कितने पब्लिक हो गई जैसे कोर्ट, यहाँ तक कि है। पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज इसमें ऐड करूं, मुझे एक और बात याद आ रही है इसी सिलसिले में। एक डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने, काफी बुजुर्ग हैं, मैं समझता हूँ अभी 80 इयर्स प्लस के हैं, अभी भी हैं। अच्छा। और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपाइल किए थे उस जमाने में, रिसर्चर हैं, तो उनके हिसाब से लगभग 50 फैमिलीज थी जो अलग अलग, जो बताते हैं ना सरनेम्स, 50 ऐसे लोगों का पूरा सरनेम तक कंपाइल किया है। तो ये ओम मंडली की घटना ने लगभग 50 ऐसे हिंदू धर्म के अंदर जो अलग सब डिविजन से उनको इम्पैक्ट किया था, उनका रिसर्च था। तो मतलब 50 संस्थाएं विरोध में खड़ी, 50 जो बताते हैं ना, अलग अलग जो सरनेम्स होते हैं, अलग अलग कुल जो डिविजन्स होते हैं, उसमें समझ गए, उसको इम्पैक्ट किया था। और वो विरोधी होने के बावजूद भी बताते हैं कि ये किसी मनुष्य के लिए इतने परिस्थिति का सामना करना आसान काम नहीं है। सब पेपरों में छपा खूब, इतना कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कहूँ इतनी बड़ी सिचुएशन रही होगी। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अब जैसे पंजाब आपके पास सारी पेपरों की कटिंग वगैरह सब है, सारी की सारी चीजें हैं, और मैं तो समझता हूँ कि इतना डेटा है कि इस पे एक ना मूवी बनाई जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि वो बातें हम सुनते हैं तो हमारा बाबा और मम्मा के प्रति जो रिस्पेक्ट है ना, वो और भी बढ़ जाता है, और उसमें कोई संशय नहीं रहता है। तो अबाउट उस वक्त कोर्ट में 300-400 व्यक्ति खड़े थे? नहीं, कोर्ट में इतने व्यक्ति नहीं थे। इनफैक्ट हमने उस कोर्ट को भी लोकेट करने का प्रयास किया, और अच्छा। वो एरिया भी लोकेट किया हुआ है कि हैदराबाद में, अच्छा। उस कोर्ट का नाम था सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट। अच्छा। और पाकिस्तान में एक पुराने जो है जज कौन थे? उसमें शुरू के दिनों में देखिए क्या होता था, 2 प्रकार के कोर्ट हुआ करते थे। एक जो सिंध का जो मेन हाई कोर्ट हुआ करता था, उस समय 2 अंग्रेज जो अफसर हुआ करते थे, अंग्रेज जज हुआ करते थे, और किसी किसी केस में लोकल भी हुआ करते थे। तो ये जो है सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट हैदराबाद का हुआ करता था। देखिए यज्ञ शिफ्ट हो गया है कराची में। मम्मा कराची से गवाही देने के लिए जो है हैदराबाद में आती हैं, कुछ दादियां आती हैं, कार में आती हैं, पूरी कोर्ट जो है भरी हुई है। कोर्ट इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी एक मीडियम साइज कोर्ट है, लेकिन कोर्ट के बाहर जो पब्लिक जो है ना, काफी मात्रा में जो है थी। तो जब इंटरव्यू चल रहा था तो पाकिस्तान के एक पुराने एडवोकेट रहे हैं, उनसे हमने जो है कोर्ट लोकेट किया कि कौन सी कोर्ट थी और क्या सिचुएशन थी। बट एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर करके हम समझते हैं कि जब मम्मा की हिस्ट्री की बात आती है तो बस हम यही सुनते हैं कि हाजिर नाजिर मानकर बताते हूँ, वो वाली तो एक बहुत छोटी सी बात थी। एक 21 वर्ष की कन्या से बड़े ही एम्बेरेसिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर भी मम्मा एकदम सूझबूझ और एकदम सटीक जवाब जो है देती हैं। मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि कोई 21 वर्ष की कन्या जो है आंसर दे रही है। तो इतनी सच्चाई और सफाई के साथ, ऐसे नहीं कि मम्मा ने कुछ छिपाया हो, भले बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सत्यता, सच्चाई और वो निडरता वो दिखने में आता है। यहाँ तक कि जो विरोधी दल के लोग थे जिन्होंने न्यूज में छापा, वो मम्मा की बाबा के प्रति जो श्रद्धा और रिस्पेक्ट है, वो उसको मतलब वो भी उससे अछूते नहीं रह पाते। और एक ये भी सुना है, एक प्रॉपर्टी, ये कैसे हैदराबाद, सिंध, कराची, फिर कौन कौन से बंगले बने, कब माउंट आबू आए, वो थोड़ा कैसे प्रॉपर्टीज का अपने यज्ञ का शुरू से रहा? देखिए शुरू के दिनों में बाबा का जो पहले घर हुआ करता था हैदराबाद की, अगर मैं बात करूं तो बाबा का जसोदा निवास घर हुआ करता था। अभी वो बिल्डिंग पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। वरना हम शुरू के डेमोलिश कर दी। हाँ, डेमोलिश हो चुकी है वो। हाँ, वो इलाका है शाही बाजार जहाँ पर ये बिल्डिंग हुआ करती थी। फिर इसके बाद उसी को धीरे धीरे नाम दिया गया, ओम मंडली की बिल्डिंग कहा जाने लगा, जिसमें बताते हैं लाखा भवन वाली घटना का जिक्र आता है। अच्छा। और बाद में बाबा ने ओम निवास बनवाया
शहर के एक कोने पर, जिसके वीडियोस भी ऑलरेडी। लाखा भवन प्रैक्टिकल उस भवन को आग लगाई नहीं, गई? बाबा ने मुरलियों में कुछ दिन पहले भी कहा था, आग लगाने का प्रयास किया गया था, अच्छा, कोई ऐसे आग नहीं लगाया गया था। उन्होंने देखा कि सामने ऑफिस है, ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्यों ना इस तरीके से हम आग के गोले कुछ कॉटन्स में रोल करके ऐसे गोले फेंके ताकि वो ऑफिस के डॉक्यूमेंट ओम मंडली के पास कुछ ना रहे, और किसी ने देख लिया तो आग लगाने का प्रयास किया गया था, कोई बिल्डिंग को आग नहीं लगाई गई। अच्छा। तो हाँ, तो ये पहला जशोदा भवन, हाँ, पहले फिर जसोदा, वही जशोदा बन गया ओम मंडली, और फिर उसके बाद इसके बाद ओम निवास। ओम निवास। ओम निवास के आपको उसी भवन को ही फिर ओम निवास? नहीं, वो अलग। वो ओम निवास कुछ मिनट के रास्ते पर शहर के कोने में बहुत पॉश इलाका था, हैदराबाद में। हाँ, जहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह हुआ करती थी। ओके। और अब मुझे एक आश्चर्य था कि जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था तो हमारे पास एक भी फोटोग्राफ नहीं थे। इसके बाद हमारे पाकिस्तान से सारे के सारे वीडियोस भी मंगाए गए और उसके एपिसोड्स भी ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। अच्छा, वंडरफुल। तो ओम निवास बना, और ओम निवास के बाद फिर जब कराची शिफ्ट हुए तो कराची में जो दादी थी, अपनी चंद्रमणि दादी भी थी, जिनके पिताजी जिनके लौकिक पिता भी थे, बहुत से लोग थे जो समर्पित थे, रिजुमल। हाँ, रिजुमल थे। तो उनके बंगले हुआ करते थे, उनका बंगला था, और बाकी जो सारे बंगले जो लिए गए थे वो लीज पे लिए गए थे। करीबन मैं समझता हूँ ऐसे 5-6 बंगले थे। अच्छा। और ये सारे बंगले जो है ये मेन जो अपना कराची जो स्टेशन है, कैंट एरिया जो कहा जाता है, उसी के इर्द गिर्द लिए गए थे। अच्छा। बाकी बाबा क्लिफ्टन पे रहते थे। ओके 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 ओके। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि जब माउंट आबू आए वो सारे बंगले सेल करके आए? नहीं, इसमें क्या था कि हमारे लिए एक सुविधाजनक बात क्या हो गई, देखिए ड्रामा अनुसार हर चीज में कल्याण होता है। हाँ। और कल्याण ये था कि बाबा ने जो बंगले, जब ये विरोध हुआ हैदराबाद से, जब यज्ञ कराची जो है शिफ्ट होता है, तो जितने भी जो बंगलोज थे, मेजॉरिटी बंगलोज, क्योंकि सरकार को मालूम था कि ओम मंडली का अननेसेसरी लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तो सरकार सहयोगी थी। सरकार से? हाँ, और हमें बहुत सारे बंगलो, जो 1940s में क्या हुआ था, 40s के आसपास वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और बहुत से अंग्रेज अपने बंगलो छोड़कर जो है रिटर्न भी हो गए थे, और गांधी जी का भी यहाँ पे मूवमेंट चालू था। तो हमें बहुत ही अच्छे में लगभग 2 मंजिले 3 मंजिले ऐसे बंगलोज थे, मिल गए सुविधाजनक, तो इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़े। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब यज्ञ शिफ्ट हुआ, तो हमें उसमें कोई आसानी बड़ा, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट लीज पे थे। अच्छा, लीज पे थे। हाँ, कुछ एक बंगलो थे, जैसे रिजुमल दादा का जो बंगला था, वो कुछ बंगलोज वगैरह सेल किए गए थे, बाकी तो एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, कल्याणकारी की जो बात आ रही है, जी जी जी, कि ऐसा हुआ था क्योंकि ये सारे बंगलोज ऑलमोस्ट मुस्लिम एरियाज में थे। हाँ हाँ। तो जब दंगे हुए तो ऑलमोस्ट वो सारे बंगले जो हैं, अगर वो उस हिंदू एरियाज में होते तो चांसेस थे कि बहुत सारी चीजें हो सकती थी। नहीं, पर अक्सर ये सुना है पार्टीशन के टाइम मुस्लिम हिंदुओं के इतने विरोधी थे, हजारों की तादाद में काट दिए गए, हजारों, लाखों कहूं तो, मतलब जिन्होंने हमारे वो सीन देखे, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो पंजाबी रिफ्यूजी आए हैं, हमारे मम्मी पापा भी पाकिस्तान से ही, मुल्तान से, तो वो सारी जो कहानियां आंखों से देखी बताते हैं। पर क्या ये हिंदू होते हुए भी मुस्लिम ने इनको कैसे बचाया? वो तो सारी लड़कियां खत्म कर देते थे, सारे, बहुत बुरा हाल होता था। ड्रामा अनुसार ये जो सारे बंगलोज थे ये कैंट एरिया में थे, मिलिट्री एरिया में थे, पहली बात तो ये थी। और दूसरी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी दंगे नहीं हुए, पर यहाँ पे दंगे मात्रा में काफी कम थे। मैंने एक दादी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने क्लियरली बताया कि मैं कुंज भवन में थी और मुझे आवाजें सुनाई थी कि कोई किसी को मारने के लिए दौड़ रहा, यहाँ तक भी, और योग तपस्या का भी प्रभाव था। और साथ में उनको मालूम था कि ये बड़े नेक, ओम मंडली की जो छवि थी अंग्रेजों और मुसलमानों के मन में थी कि एक धार्मिक प्रकार की संस्था है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। तो जब भावनाएं शुभ रहती है तो हर प्रकार का सहयोग। ये तो सुना है कि मुसलमानों को तो साक्षात्कार होते थे, अरे ये अल्लाह के बंदे हैं, और वो बड़े कोऑपरेटिव रहते थे। गुड। और फिर शुरू में कितने भाई बहन थे लगभग? हमारी संख्या, कोई कहता है 300, कोई कहता है कम 200 हुए, किस तरह यज्ञ का चलता रहा सिस्टम? देखिए, शुरू के दिनों में बाबा ने तो एक छोटी कमरे से ही शुरू किया था, जैसे हमें मिलता है, लेकिन कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्लियर मिल जाता है कि जब ये लोग कराची से शिफ्ट होते हैं, जब मम्मा ओम निवास में थी, तब तक संख्या लगभग 500 के आसपास तक पहुंच गई थी। ओके। फिर धीरे धीरे जो है कराची में शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी संख्या कम होती है, और यूजुअली जो हमारे एरिया में जो डॉक्यूमेंटेड है वो बताते हैं कि 400 के आसपास लोग आए
लेकिन अगर हम देखते हैं अपना जो ये सबसे पहले ब्रिज कोठी में देखते हैं तो लगभग 200-250 के आसपास संख्या जो है दिखने में आती है। तो संख्याएं वेरी हो रही हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी, पर ऐसे हाँ। और एक प्रश्न ये है कि हम सुनते हैं कि कभी कभी वो बाबा कहते बच्चे देखो कोई कोई मम्मा बाबा के भी टीचर बन बैठते थे और मुरली चलाते थे, हाँ आज वो है नहीं, पीयू की मुरली। तो ये क्या है पीयू की मुरली? और वो देखिए इसमें कई लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बट रियलिटी यही है कि शुरू के दिनों में बाबा जो है पुष्पमणि दादी के जो है तन में आते थे और इतना उनका रिस्पेक्ट दिया जाता था, जैसे गुलजार दादी के तन में कैसे अवेक बाप दादा आते थे, तो लोग जो इतना सम्मान या रिस्पेक्ट देते थे। ब्रह्मा बाबा के अलावा भी हाँ उसके तन में भी आते थे। हाँ आते थे बाबा की प्रवेशता तो कई बार संदेशियों के तन में भी हो जाती थी। अभी हमारे लिए एक आश्चर्य का विषय बना रहता है। तो मम्मा बाबा काफी उनको रिस्पेक्ट देते थे, बट क्या होता है हर एक का कुछ ना कुछ स्वभाव संस्कार होता है। तो वो बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे थे कि बाबा ब्रह्मा बाबा भी राय लेते थे, लेकिन आज जिनका अष्टरत्नों में भी नाम था, मतलब लगभग उस माला के मणके थे, लेकिन देखिए ड्रामानुसार हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। हाँ, और यहाँ तक एक और आश्चर्य की बात ये भी है कि बाबा ने भी स्पष्ट किया था कि ये जो रथ लिया है आगे जो है नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी स्पष्टता मिलती है ऐसे। अच्छा, ये कहते जी सूक्ष्म वतन जो है ये कहीं कभी कभी आ जाता है, सूक्ष्म वतन तो कुछ है नहीं। तो ये क्या ये प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतन है और कैसे पार्ट चल रहा है वो सब? इसमें ऐसा है कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि 3 लोग सदैव हैं ना, मनुष्य लोग, सूक्ष्म लोग और ब्रह्म लोग या परलोक। जगदीश भाई जी के लिटरेचर भी हैं इस विषय को लेकर और कुछ साइंटिफिक थियोरीज भी हैं, बताती हैं इसके ऊपर। ये पूरा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है, अलग से ही पूरा हो सकता है। तो ये तीनों लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सतयुग में भी सूक्ष्म लोग होता है, त्रेता में भी होता है, द्वापर में भी होता है, कलयुग में भी होता है, लेकिन ये यूटिलाइज पूरे कल्प में नहीं होता है, आधा कल्प में होता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि उसका होना ना होना आधा कल्प के लिए बराबर ही है। थैंक यू राजीव भाई, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, सब भाई बहनों को बहुत लाभ पहुंचा होगा। आगे भी मौका मिला तो हम कुछ और भी इनसे करेंगे, आप सब श्रोतागणों के लिए, लाभ के लिए। देखो बाबा के बच्चे ने कमाल कर दिया, सारे यज्ञ की हिस्ट्री, वो न्यूज़पेपर और वो सब वहाँ से डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से मंगवा के हम बच्चों के लिए लाए। सचमुच मेरा तो मन गदगद हो गया है सुन के। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। थैंक यू बाबा। ओम शांति।